ओके बच्चों, तो लास्ट में अपन ने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देख ली थी। अब हम डायोड को है ना, जो आइडियल डायोड अपन मानते हैं, या हमने जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें हमने एंड में देखा था कि डायोड का क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल बहुत कम होता है तो उसे जीरो जैसा मान सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में हमें वो, क्योंकि रेजिस्टेंस भी स्मॉल होता है तो वायर जैसा दिखेगा, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट जैसा दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको यूज करके अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक डायोड है हमारे पास, एक सर्किट में लगा दिया मैंने, हमारे पास बैटरी है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। बैटरी सपोज 10 वोल्ट की लगा दी है, रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया 5 किलो ओम्स का। बताओ सर्किट में करंट क्या आएगा? डायोड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बताइए सर्किट में करंट कितना आएगा? एक और क्वेश्चन दे दिया है, वही सब जगह करंट कितना होगा ये बताना है आपको, दूसरे क्वेश्चन में भी। चलो, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में आपको सब जगह करंट की वैल्यू बताना है। तीनों में आपको हर ब्रांच में करंट क्या है ये बताना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ। चलो, एक और क्वेश्चन दिया है, चलिए लिसन क्वेश्चन को। ओके, काफी बच्चों के मेरे पास आंसर आ रहे, सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन, डायोड के बारे में कुछ कहा ही नहीं कि डायोड कैसा है ना? तो Yes, अपन ये sir. मान लेंगे कि आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड है, 10 वोल्ट का सेल है, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अच्छा, डायोड का पी टर्मिनल पे देखो बैटरी का हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ Yes, sir. है ना? तो ये फॉरवर्ड बायस में दिख रहा है मुझको, और फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसा मानते हैं अपन? वायर जैसा मान लेते हैं। तो ये वायर जैसा हो गया, तो एक तरह से लग रहा है कि 10 वोल्ट के साथ 5 किलो ओम जुड़ा है, तो वायर जैसा हो गया डायोड। तो सिंपली यहाँ जो करंट आ जाएगा वो 10/5 मिली एम्पेयर आ जाएगा, क्योंकि वोल्ट ये किलो है तो मिली एम्पेयर आ जाएगा, मतलब 2 मिली एम्पेयर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 2 मिली एम्पेयर, है ना? पहले का आंसर आ गया 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, वो Yes, 10 sir. पावर -3 जो रहता है ना, उसको मिली भी बोल सकते हो आप। तो मिली वगैरह ये बोलना तुमको, मतलब कई लोग मुझे 10 पावर -3 लिख के दे रहे, तो मिली बोलो ना उसको, मिली एम्पेयर का करंट है। चलो सेकंड क्वेश्चन, सब जगह करंट बताना है। अब जरा डायोड को ध्यान से देखेंगे तो बैटरी का जो फॉरवर्ड हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो यहाँ जुड़ा है, और बैटरी Yes, का जो sir. लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो यहाँ जुड़ा है। तो Open ये रिवर्स circuit. बायस में आने जैसा टेंडेंसी इसकी, ये रिवर्स बायस में आने वाला है, तो ये Reverse ओपन सर्किट circuit. हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो गया, तो सर्किट में करंट केवल यहाँ फ्लो करेगा, केवल ऐसा करंट फ्लो करेगा सर्किट में। तो केवल इस तरह से जब करंट होगा तो 5 और 5 किलो ओम रेजिस्टेंस तो सीरीज में आ गए, तो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 10/10 मतलब 1 मिली एम्पीयर का करंट आ गया आंसर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही आसान। ठीक है, सेकंड का आंसर आ गया 1 मिली एम्पीयर। कई बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया, वेरी गुड। आस्था का सही दिख रहा है, वेरी गुड। चलो आगे, फिर अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ लिख कर दिया है मैंने सिलिकॉन डायोड है। इसमें और इसमें बस एक ही फर्क है, यहाँ लिखा हुआ है सिलिकॉन डायोड है। तो सिलिकॉन डायोड लिख दिया जब मैंने, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगी। आपको सिलिकॉन डायोड की जो प्रॉपर्टीज है आपको वही यूज करना पड़ेगी। आप ये नहीं मान सकते कि इसका फॉरवर्ड बायस के अंदर कट ऑफ पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्योंकि मैंने लिख के दिया है कि सिलिकॉन का डायोड है वो।
ठीक है, तो दिख तो ये रहा है कि फॉरवर्ड बायस में आने वाला है, क्योंकि बैटरी का हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल यहाँ पी से जुड़ा है और लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल यहाँ एन से जुड़ा है, तो लग तो रहा है फॉरवर्ड बायस में आएगा। अब जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो आता है 0.7 वोल्ट। यस सर। 0.7 वोल्ट का, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट का। इसका मतलब 10 में से 0.7 यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ जो ड्रॉप होगा वो आएगा 10 माइनस 0.7, मतलब 9.3 वोल्ट का ड्रॉप। यहाँ 9.3 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप दिखेगा मुझे वो आएगा 9.3 वोल्ट। तो उसका करंट आप लिख सकते हो आप 9.3 बाय 5 और मिली एम्पियर, ये किलो में इसकी मिली एम्पियर कर देना, तो 9.3 बाय 5 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझे? यस सर। है ना? तो यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया था मैंने सिलिकॉन डायोड है, तो उसकी प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, वो ट्राई कर लो एक बार, आप एक बार वो ट्राई कर लीजिए आप। दो डायोड लगा दिए मैंने वहां पर, और दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं कि किस तरह के डायोड है, तो यू कैन अज्यूम दे आर आइडियल डायोड। यू कैन अज्यूम दे आर आइडियल डायोड। ओके, सॉल्व करते हैं। अब जो एक डायोड ये है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो पी वाला टर्मिनल है वो देखो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये मुझे फॉरवर्ड बायस में होने वाला दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरवर्ड बायस में होने वाला है, और ये रिवर्स बायस में, क्योंकि उल्टा जुड़ा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो फॉरवर्ड बायस है केवल वही करंट कंडक्ट करेगा, तो यहाँ करंट होना चाहिए ऐसा, इस तरह से सर्किट में करंट आना चाहिए, और वो जो दूसरी ब्रांच है उसमें करंट ही नहीं होना चाहिए। और डायोड के बारे में कुछ कहा नहीं कि किस तरह का है, तो उसे मान लो कि उसका कट ऑफ 0 है, उसका कट ऑफ 0 मान लो, तो वायर जैसा हो जाएगा बस। तो ये 3 और ये 2, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 5 वोल्ट का सेल है, तो 1 मिली एम्पियर का करंट आ जाना चाहिए यहाँ पे। 1 मिली एम्पियर का करंट आ जाएगा यहाँ सब जगह, 1 मिली एम्पियर का करंट हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, सब जगह करंट बता दिया मैंने। ऑलराइट, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सिंबल ऑफ एसी पोटेंशियल। एसी पोटेंशियल का सिंबल होता है, तो हमने एसी पोटेंशियल लगा दिया। देखो अब डायोड के लिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक डायोड है। ठीक है, और ये पोटेंशियल आप चाहो तो इसका एम्पलीट्यूड मान लो V नॉट है, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए V नॉट है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है V, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है आपको। जो पोटेंशियल इनपुट वाला है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, V इनपुट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये मैंने आपको दिया हुआ है कि इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ साइनसोइडल है इस तरह से। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V, उसका टाइम के साथ ग्राफ बनाइए। V का टाइम के साथ ग्राफ पूछ रहा हूं मैं, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। करिए ट्राई एक बार आप लोग, करिए ट्राई।
सर ये फोर्थ वाला सर समझ में नहीं आया सर, एक क्वेश्चन भाई फोर्थ वाला। तो वाला समझ नहीं आया। फोर्थ वाले में आप देखिएगा दोनों डायोड जो कनेक्टेड है ना, उसमें से एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में। ये यस समझ में सर, आया क्या सबसे पहले तो? यस सर आ गया सर। तो जो फॉरवर्ड वाला है वो वायर जैसा हो जाएगा, तो उसको वायर जैसा मान लिया मैंने। और ये रिवर्स बायस में तो करंट ही नहीं कंडक्ट करने देगा, तो यहां से करंट जा ही नहीं सकता, तो करंट सिर्फ ऐसे जा रहा होगा। ये वायर है ये, तो ये तो करंट ऐसा इधर फ्लो हो जाएगा और वहां करंट जा नहीं सकता। बस फिर अपन ने करंट एक ही लूप दिख रहा है, तो उसमें करंट क्या होना चाहिए वो देखिए। सर वहाँ करंट को नहीं जा सकता सर, रिवर्स में है। रिवर्स बायस में तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। रिवर्स बायस में यस डायोड ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, वो खुला हुआ हो जाता है, वो स्विच ऑन नहीं है तो वहां यस से सर, करंट नहीं यस जाता। सर, ठीक है, यस थैंक यू सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसका सोचिए कि क्या ग्राफ आना चाहिए यहाँ पर, बताइए। त्रिलोक का आंसर आया है, बिल्कुल सही त्रिलोक, बहुत बढ़िया। नहीं, प्रवीण गलत है। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ग्राफ पूछा आपसे। तो सबसे पहली चीज तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वो होता आई आर, आई इंटू आर। यस तब सर, तक उसमें से करंट नहीं जाएगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। इस रेजिस्टेंस में करंट कब जाएगा, जब ये जो सोर्स का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। जब नेगेटिव साइड में रहेगा ना, तो डायोड करंट जाने नहीं देगा। बताओ, डायोड करंट जाने नहीं देगा जब पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो डायोड क्या होगा उस समय, रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, जब एसी का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पर हायर यहाँ लोअर पोटेंशियल है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ रहा है। और जब ये नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बायस में आ रहा है। तो इस समय जब एसी का पोटेंशियल नेगेटिव है, ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, ये करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। तो करंट अलाउ नहीं होगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, बिकॉज करंट ही नहीं है उसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और जब ये करंट अलाउ करता है तो वायर हो जाता है, तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वही तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये तो वायर है। तो मतलब अब हमारा ग्राफ जो होना चाहिए आउटपुट का, वो ऐसा होना चाहिए कि पूरा ऊपर आ जाएगा। पूरा ऊपर फिर जीरो, यस पूरा सर, ऊपर फिर जीरो, ऐसा। जब एसी का पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा तो ये करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, तो यहाँ करंट ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। सो एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें वही आउटपुट मिल जाएगा, और एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में जीरो मिल जाएगा। हमें ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। आ रहा है समझ में क्या? यस, बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड। तो ये बहुत काम की चीज है, देखो बच्चे अपने, हम इसी चीज से बनाते हैं रेक्टिफायर। यही एक एप्लीकेशन है डायोड का, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो एसी पोटेंशियल को डीसी पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी से डीसी कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफायर्स को। रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हमें डीसी की जरूरत कहाँ पड़ती है, घरों में अपन को कई सारे ऐसे अप्लायंसेस है जो डीसी से काम करते हैं, और घरों में सप्लाई होती है एसी। जैसे आप सबके मोबाइल फोन के जो चार्जर है, मोबाइल फोन डीसी करंट से चार्ज होता है। लैपटॉप का चार्जर, लैपटॉप जब चार्ज होता है तो डीसी से चार्ज होता है। हमारे डेस्कटॉप वगैरह जो भी हो घर में, वो डीसी से ही काम करते हैं। तो बहुत जगह डीसी की जरूरत पड़ती है आपको, डीसी प्रोड्यूस करना पड़ता है हमको। हमारे घरों में एसी सप्लाई होता है, उससे डीसी बनाना पड़ता है। तो एसी से डीसी जो कन्वर्जन का काम करता है वो है रेक्टिफायर। अब अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा सर्किट नहीं पढ़ने वाले, हम थोड़ा सा आधा सर्किट पढ़ने वाले हैं। अभी पूरा डीसी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी हम आधा अधूरा सर्किट पढ़ रहे हैं। आधा अधूरा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक चीज जो जरूरत है वो अभी पढ़ी नहीं अपन, जेनर डायोड पढ़ानी है। तो पहले आधा पढ़ेंगे, फिर जेनर डायोड के बाद अपन को पूरा डीसी कन्वर्जन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को अभी आधा पढ़ना है। सर डायरेक्ट करंट यूज क्यों करते हैं? डायरेक्ट करंट यूज क्यों करते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज है जो डायरेक्ट करंट से काम करती है। जैसे उनको पोटेंशियल का वेरिएशन नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है हमारे पास,
मोबाइल का चार्जर। अब कोई बैटरी चार्ज करना है, बैटरी में तुम करंट दोगे फिर लोगे, फिर करंट दोगे फिर लोगे, तो वो चार्ज कैसे होगी? बैटरी चार्ज करने के लिए उसको कंटिन्यूस करंट देना पड़ेगा, समझे? यस सर। और सर एसी में, एसी में एसी में क्या बोलो? एसी में क्या करंट देते हैं और फिर लेते हैं, ऐसा है? क्या समझ में आ रहा है? एसी में क्या होता है? करंट कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। ठीक है, एसी में करंट फ्लक्चुएट करता रहता है बोथ इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। करंट कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये करंट कभी बैटरी को मिल रहा है, कभी उससे ले रहे हैं, तो ये सब अजीब चीज है। बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी ऐसे। बैटरी डीसी इन्वर्टर, डिवाइसेस होते हैं। इन्वर्टर, हाँ, इन्वर्टर में, इन्वर्टर में मतलब एसी अपन उसको बैटरी देते भी हैं और फिर लेते भी हैं। इन्वर्टर में बैटरी में भी चार्जर लगता है। इन्वर्टर में घरों यस में सर, इन्वर्टर जो होता है ना, घरों में जो लगाते हैं अपन, यस उसमें सर, बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी होता है। यस सर, होता जो है सर। चार्जर्स होते हैं ना, वो सब डीसी कन्वर्ट करते हैं, वो एसी से डीसी कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करते हैं, समझे? जितनी यस बैटरी आती है ना, सब डीसी बैटरी होती है। हर बैटरी डीसी बैटरी होती है। तो डीसी बैटरी के लिए अपन को डीसी करंट चाहिए, समझे? चलो, यस तो सर, समझ गया रेक्टिफायर सर, एसी से थैंक यू डीसी सर। कन्वर्जन में यूज करते हैं अपन। हम सबसे पहला रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। 3 तरह के रेक्टिफायर पढ़ेंगे अपन। तो पहला है हाफ वेव। देखिए, रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक काम करेंगे, हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर। दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मर में। ये ट्रांसफॉर्मर का सर्किट सिंबल होता है। सबसे पहले लगाया जाता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस की लेवल को एडजस्ट कर देता है। हमारे जो डिवाइसेस हम डीसी करंट के साथ यूज करना चाह रहे हैं, उनको कितना पोटेंशियल चाहिए, उस हिसाब से पहले पोटेंशियल को एडजस्ट कर लो। उस हिसाब से पहले पोटेंशियल एडजस्ट कर लो, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता, इससे पहले एडजस्ट कर लो। तो ट्रांसफॉर्मर लगाओ जिससे पोटेंशियल लेवल एडजस्ट हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर रेक्टिफायर का सर्किट बन रहा है अपना। देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस एक डायोड लगाया, और बस ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस को कई बार हम लोड रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसी को अपन करंट जो है इसमें, उसी को एज अ अपना आउटपुट जैसा मान सकते हैं। यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस, वो हमारा अब आउटपुट पोटेंशियल है। और यहां से दिया था हमने इनपुट। इनपुट तो एसी है, ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में रखता है, ट्रांसफॉर्मर एसी ही बनाता है, वो बदल नहीं देता। तो यहाँ पर भी एसी एसी पोटेंशियल है। यहाँ का पोटेंशियल भी जो होगा वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर आप बोलो V1, तो V1 का ग्राफ या Vin का ग्राफ देखोगे तो बस उसका वोल्टेज लेवल में बदलाव आएगा, बाकी तो एक जैसा दिखेगा। Vin का समय के साथ अगर ग्राफ बनाओ, मान लो वो ऐसा है, तो जो V1 होगा उसकी वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू वो बदल सकती है बस। उसका बाकी तो सब टाइम के साथ ग्राफ वैसे ही हो जाएगा। ऐसा, यहाँ वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ के वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू में बस चेंज आ गया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वोल्टेज कम हो गया, आप बढ़ा के भी दिखा सकते थे, है ना? ट्रांसफॉर्मर 2 तरह के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। मैंने माना अभी स्टेप डाउन है, ऐसा एज्यूम कर लिया मैंने स्टेप डाउन है, तो ऐसा कम दिखा दिया मैंने। तो V1 वोल्टेज भी क्या है, देखो साइनसोइडली वोल्टेज है। अब ये R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो अभी भी पढ़ा आपने, ये अभी तो पढ़ा आपने। यहाँ का पोटेंशियल जो है वो एसी वाला है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ डायोड किसमें है, फॉरवर्ड बायस में, और एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड किसमें, रिवर्स बायस में। ये फॉरवर्ड रिवर्स चलते रहेगा। जब जब फॉरवर्ड बायस में होगा डायोड, करंट आएगा और रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। जब जब रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलेगा, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 मिलेगा। बस ये ग्राफ बना देंगे ऐसा, वी आउट का ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ये? यस सर। सर ट्रांसफार्मर तो सर लाइट को है सर, उसको वो करता है, क्या कहते, कंट्रोल करता है कि इतनी जितनी चाहिए उतनी ही लगेगी।
मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ये सेंटेंस मत, मुझे समझ नहीं आया। मतलब सर, मतलब सर जो ट्रांसफार्मर है सर, वो एसी करंट को एसी ही देगा ना? हम्म ठीक है सर, वो पूछ रहा हूँ सर। ट्रांसफार्मर बस वोल्टेज लेवल बदलता है, तो यहाँ पे वोल्टेज की पीक वैल्यू ज्यादा है, यहाँ कम कर दिए, वोल्टेज की पीक वैल्यू पर एडजस्ट कर देता है ट्रांसफार्मर। बाकी तो ट्रांसफार्मर एसी को एसी में रखता है, उसमें और कुछ चेंज नहीं आता। ठीक है, चलिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी का जो पूरा साइकिल होता था ना, ये यहाँ से यहाँ पूरा साइकिल होता है, उसकी आधी साइकिल आपको आउटपुट में मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम हाफ वेव क्यों है, क्योंकि आधे एसी के साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है और आधे एसी के साइकिल में आउटपुट नहीं मिलता है, इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो, हाफ वेव नाम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा अपन ने। अब हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट है, देखो अभी ये पूरा डीसी तो है नहीं, ये तो बस एक है ना पॉजिटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव फिर जीरो, ऐसा फ्लक्चुएटिंग कुछ अपने पास पोटेंशियल है। ये डीसी नहीं बनाया है अभी, इसके आगे इसको डीसी बनाने के लिए काफी सर्किट वगैरह लगेगा और, ठीक है, आगे और सर्किट लगता है, फिर ये डीसी में कन्वर्ट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो क्योंकि आधे साइकिल ही वर्क करता है और बाकी आधे साइकिल वर्क नहीं करता है, तो बहुत कम इफिशियंसी होती है इसकी, बहुत सारी एनर्जी तो ये लॉस कर देता है, लूज हो जाती है इसमें एनर्जी, खत्म हो जाती है, हमें काम नहीं आती एनर्जी, तो ये बहुत कम ही यूज होता है आजकल, तो हम कोई यूज नहीं करता, बस थ्योरी में पढ़ रहे हैं अपन, पर कोई यूज नहीं करता। इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि जो पावर हमने आउटपुट में ली डिवाइड बाय जो पावर हमने यहाँ सप्लाई करी इनटू 100, या आप निकालेंगे ना इसकी एफिशिएंसी, तो करीब करीब आती है 40.8%, 40.8% आती है। अभी याद रखना नंबर, इसका कैलकुलेशन वगैरह नहीं लिखेंगे अपन, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी लगभग 40.8% आती है। पहले ये सब कैलकुलेशन वगैरह भी थी एनसीईआरटी में, हमें पूछा जाता था, पर आजकल तो क्या सिलेबस छोटा कराया जा रहा है, ये टॉपिक को और कंसाइज कराया जा रहा है धीरे धीरे, तो कंसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी कोई पूछ ले इसलिए एफिशिएंसी बता दी मैंने कैसे कितनी आती है, बाकी इसके बारे में कैलकुलेशंस वगैरह पे नहीं जाइएगा, बस ये याद रखिए डायरेक्ट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इज 40.8%। बोलिए सर, वो थोड़ा क्लियर नहीं लिखा सर, वो डार्क, डार्क दिख नहीं रहा सर वो बिल्कुल। 40.8% बोल रहा हूँ ना, 40.8% नहीं सर लिखना। वो उसके जो लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में efficiency is power output upon power input, efficiency is power output upon power input into 100। ये तो efficiency का मतलब हर जगह ऐसी होता है ना, हम किसी सर्किट के हिसाब से देखें तो सर्किट क्या करता है, कुछ एनर्जी लेता है, V इंटू आई कुछ पावर उसमें इनपुट होती है और V इंटू आई कुछ पावर आउटपुट होती है, तो हर सर्किट की एफिशिएंसी ये होती है पावर आउटपुट कितना डिवाइड बाय पावर इनपुट कितना। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस की भी ऐसी अपन डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कहने का मतलब टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, इनकी एफिशिएंसी भी कुछ इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। चलो 48.6%। 40.6%, 40.6, अरे गलत बोल गया, 40.8, 40.8, 40.8, ठीक है, 40.8%। यस सर, परसेंट चलो सर, परसेंट। हाँ परसेंट, बिल्कुल सही, परसेंट तो तो परसेंट परसेंट। आपने नहीं लगाया? अच्छा मैं भी लगाऊं? नहीं सर, वो किसी और को प्रॉब्लम होगी तो। नहीं नहीं, मुझे मेरी कॉपी को चेक थोड़ी करने वाला, मैं नहीं लगाऊंगा तो भी मुझे कुछ समझ में थोड़ी होने सर वाला। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो लगा दिया वैसे मैंने भी। चलो वेरी गुड। तो ये अपन ने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी पूरा डीसी नहीं बनाए, हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि इसमें आगे क्या लगाया जाता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी अपन यस नेक्स्ट सर। तरह का और रेक्टिफायर होता है वो देखते हैं। तो हाफ वेव के बाद चलते हैं अपन आगे और पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और फुल वेव मतलब फुल तरंग, फुल वेव मतलब कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अपन फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं अपने। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है कि हमें ना पूरा की पूरा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल है उसका आउटपुट चाहते हैं। तो ये करने के लिए हमें थोड़ा सा सर्किट में चेंज करना पड़ता है। पहले तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता था ना यहाँ पे,
वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का लगाते हैं, थोड़ा सा स्पेशल, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं होता। यहाँ पे बस स्पेशलिटी ये है कि इसमें 3 टर्मिनल है। ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी कॉइल होती है ना, आप देखेंगे सेकेंडरी कॉइल में देखो 3 वायर मैंने निकाले। सेकेंडरी कॉइल में जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है वहां से एक वायर और जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से एक वायर और जोड़ देते हैं अपन। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से एक वायर और जोड़ा है। तो दिस इज अ सेंटर टैप, टीएपी टैप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म में टीएक्स लिख रहा हूं, ट्रांसफार्मर। खासियत क्या है इसकी, सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से एक वायर और निकला हुआ है, बस इतनी सी खासियत है। अब सर्किट आगे क्या होता है इसमें वो देख लेते हैं। तो जो सेंटर वाला वायर निकला था ना, इसको तो आगे भेजो, यहां लगाओ एक डायोड, यहां भी लगाओ एक डायोड, और इन दोनों डायोड के टर्मिनल्स को आपस में जोड़ लो। तो ये मैं इनको ऐसे जोड़ देता हूं बस। अब यहां लगा दो अपना रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस अपन आउटपुट पोटेंशियल लेंगे, यहां आएगा हमारा पीओ। तो सर्किट में चेंज ये आ गया। एक तरह से मैंने क्या करा, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल थी ना उसके बीच में से वायर लिया और ऊपर एक डायोड लगाया, जिससे ऊपर डायोड के साथ ये एक अपना हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट जैसा बन गया, और ये डायोड यहां भी जुड़ा हुआ है। तो नीचे के डायोड के साथ देखो ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। एक्चुअली ऊपर नीचे दोनों तरफ हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे जोड़ दिया अपन ने। बीच वाला जो टर्मिनल रेजिस्टेंस के दूसरा वाला जो वायर है ये जोड़ दिया। आप देखो कि तो एक ही हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया ऊपर वाला, और ऐसे ही नीचे भी है। ऐसा इस तरह से अपन ने बना दिया रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग समझ लेते इसकी। तो डायग्राम आया कि नहीं सबसे पहले तो? यस सर, आया सर। चलिए डायग्राम अगर क्लियर है तो अपन वर्किंग समझ लेते हैं इसकी। देखिए वर्किंग आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उसको अपन प्लॉट कर लेते हैं। मैं नाम दे देता हूं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम था ए, इस पॉइंट का नाम था बी, इस डायोड का नाम था D1, इस डायोड का नाम था D2। वो रेजिस्टेंस तो RL बोल दिया मैंने, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। अब AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करूंगा, डेल्टा V AB, तो वो कैसा बनेगा, क्या मुझे बता सकते हो आप? AB का पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ कैसा बनना चाहिए, बता सकते हो क्या? साइनसोइडल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। इट शुड बी जस्ट साइनसोइडल ग्राफ, बिकॉज साइनसोइडल AC का साइनसोइडल आउटपुट होता है ट्रांसफार्मर में। तो जस्ट साइनसोइडल ग्राफ बना दूंगा मैं, ठीक है। मैंने केवल अभी एक ही साइकिल बनाया है। एक साइकिल को अपन 2 हाफ साइकिल में तोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। 2 हाफ साइकिल बोल सकते हैं। 2 डायोड है D1 D2, दोनों के बारे में जरा सोचते हैं अपन। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इसका मतलब ये हुआ कि बी के कंपेयर में ए पर हायर पोटेंशियल है, ए पर पोटेंशियल ज्यादा है और बी पर लो पोटेंशियल है। तो D1 D2 में से कौन फॉरवर्ड बायस में होने वाला है बताओ? D1 में। D1 होने वाला है, बिल्कुल सही है ना। तो अब की बार हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 मिलता है फॉरवर्ड बायस में, मैं यहाँ FB लिख रहा हूँ फॉरवर्ड बायस के लिए, और D2 मिलता है रिवर्स बायस में, ठीक है। D1 फॉरवर्ड बायस में मिलता है, D2 रिवर्स बायस में मिलता है हमको। चलो मैं ग्रीन कलर से यहाँ प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, और ग्रीन कलर से यहाँ करंट दिखाने वाला हूँ। तो ये फॉरवर्ड बायस में था तो ये करंट को अलाउ करेगा, इसने करंट को अलाउ करा, वो करंट फ्लो होके आया। वो करंट ऐसे तो जाएगा नहीं इसमें से, डायोड में से उल्टा करंट तो जाता नहीं है, तो वो करंट इसमें से जाएगा रेजिस्टेंस में से ऐसे, और वापस कॉइल के अंदर। तो एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जरा ऊपर वाला सर्किट देखो, ये पूरा वर्क कर रहा है एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल। यस सर। है ना, नीचे वाला काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस पॉइंट पे लो पोटेंशियल है। ये जो बीच वाला पॉइंट है उसके कंपेयर में यहाँ पोटेंशियल लो है। बीच वाले पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, चलो सी नाम दे देते हैं, सेंटर वाला पॉइंट मतलब सी। सी के कंपेयर में बी का पोटेंशियल देखेंगे तो नेगेटिव है। सी के कंपेयर में बी का पोटेंशियल नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक बार हायर पोटेंशियल है बी के कंपेयर में, तो सी पर भी पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा।
यस सी के कंपेयर में बी का पोटेंशियल लो है और सी का कनेक्शन डायोड के एंड से है। सी का कनेक्शन देखो डायोड के एंड से है, तो ये डायोड हो रहा है रिवर्स बायस में, इसके एन पर पोटेंशियल हायर था और पी पर पोटेंशियल लोअर था, तो ये रिवर्स बायस में, तो ये करंट ही नहीं कंडक्ट करेगा, इसलिए इसने करंट कंडक्ट नहीं करा, और जो ग्रीन कलर में अपन ने एरो दिखाया उससे करंट कंडक्ट हो रहा है, तो D1 से करंट कंडक्ट हुआ। अच्छा D1 से करंट कंडक्ट हुआ तो रेजिस्टेंस में तो करंट आया ना, रेजिस्टेंस में करंट आया तो उसका तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आएगा, जैसा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। डायोड इज लाइक वायर, तो जैसा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पूरी कॉइल में साइनसोइडल पोटेंशियल है, तो साइनसोइडल पोटेंशियल दिखा सकते हैं अपन वहां का, है ना। तो अगर मैं वी आउट दिखाऊं, वी आउट, तो रेजिस्टेंस में करंट आया उसकी वजह से कुछ वी आउट आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसा वी था वैसा ही रेजिस्टेंस में करंट आया वैसे ही पोटेंशियल आएगा रेजिस्टेंस का। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट है, इसलिए मैं यहाँ प्लस दिखा देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ इस हाफ साइकिल की वजह से। हाँ इसमें हाँ इसमें ऐसे ही आएगा साइनसोइडल ग्राफ। साइनसोइड केवल इतने हिस्से का देख रहे थे ना अपन तो बेटा। यस सर, उतना ही का। यस सर। हाँ उतना ही बनाएंगे फिर अपन, अभी आगे तो देखा ही नहीं अपन ने। चलो अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है वो सोचते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं यहाँ रेड में नेगेटिव दिखा रहा हूँ, मैं डायग्राम में भी रेड कलर में आप दिखाने वाला हूँ। अच्छा नेगेटिव साइकिल में क्या हो रहा है, सारी चीज उल्टी हो रही है, नीचे हायर पोटेंशियल ऊपर लोअर हो गया, ऐसा ही हो गया ना, तो उल्टा हो जाएगा, तो अब D2 फॉरवर्ड में आएगा, यहाँ से करंट आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पहले तो, नाउ D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 विल बी इन रिवर्स बायस, उल्टा हो जाएगा। अब मैं करंट दिखा देता हूँ करंट कैसे फ्लो करेगा, रेड कलर से दिखाता हूँ करंट, तो करंट ऐसा आया, वो इधर तो जा नहीं सकता, तो करंट जाएगा इधर, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हुआ और वापस सेकेंडरी कॉइल में। अब अगर करंट का फ्लो देखे अपन तो ये रहा, ये ऐसा करंट का फ्लो हुआ, ऐसा, समझ पा रहे आप, इस तरह से करंट का पूरा लूप। यस सर। ठीक है, तो एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 की वजह से करंट आ रहा है, लेकिन डायोड वो जो रेजिस्टेंस है उसमें जरा देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये तो वही है जैसे पहले थी, करंट की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो पोटेंशियल का डिफरेंस का डायरेक्शन भी वैसी आएगी, जब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वैसे दिखाएंगे अपन, पॉजिटिव वाला। तो एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से भी हमें उसी डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको अपन ने प्लॉट कर दिया इस तरह से, ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में अपन ने प्लॉट कर दिया। तो रेजिस्टेंस में चाहे एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल लो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल लो, हमेशा एक जैसा ही करंट आ रहा है, इसलिए नाम था फुल वेव रेक्टिफायर। एसी की पूरी वेव आपको पॉजिटिव होकर मिल रही है, एसी की पूरी वेव बस आपको पॉजिटिव होकर मिल रही है। वो जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मॉड साइनस से ग्राफ बना दिया हो, मॉड साइनस जैसा ग्राफ दिख रहा है वो। यस सर। तो ये हो गया, ये हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ये पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पढ़ा फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है ना वो ज्यादा आएगी, ऑफ कोर्स ज्यादा आएगी, तो ये आती करीब 81.6%, डबल आती 81.6%, डबल आ जाती। चलो आ रहा है क्या समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए जल्दी से, दोनों की वर्किंग अच्छे से लिख लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता था एग्जाम में ही। अब इस साल सीबीएसई पता नहीं क्या करेगी, नॉर्मली तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझाओ, कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है, तो थोड़ा छोटा लिखो वहां पे, 5 नंबर में ज्यादा लिख दो, है ना। चलो नोट कर लीजिए जल्दी से।
सेंटर टेप के नीचे प्लस माइनस क्या लिख रहे हैं? ये TH लिखा है, प्लस माइनस नहीं है। ट्रांसफॉर्मर को शॉर्ट में मैंने TH लिखा था, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। यस, चलो नोट कर लिया बच्चों ने, वेरी गुड। तो अपन ने अभी दो तरह के रेक्टिफायर देखे, हाफ वेव और फुल वेव। अब ये फुल वेव जो होता है ना, इसका एक भाई और है, इसके भाई से भी अपन को मिलना जरूरी है। तो चलो इसके भाई से मिलते हैं अपन। फुल वेव रेक्टिफायर का एक टाइप और है हमारे पास, एक टाइप और देखेंगे इसका अपन, फुल वेव रेक्टिफायर का। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर खुद लिख लेना आप। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? तो इसमें एक ब्रिज होता है डायोड्स का, दिखाते हैं अपन। ये तो वही अपना नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर बनाया, उसके बाद यहां पर एक सर्किट बनाने वाला हूं मैं, ऐसा। सर ये थर्ड है। हाँ, ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा वी आउटपुट, यहाँ वी आउटपुट। इस तरह का डायग्राम होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। यू कैन ऑब्जर्व देयर आर 4 डायोड्स, D1, D2, D3 एंड D4। चलो इनको नाम दे दिया D1, D2, D3, D4। 4 डायोड है। इनका जो अरेंजमेंट है, इसके अरेंजमेंट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। आप अगर ध्यान से देखें तो इन डायोड्स को मिलाकर एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बनाया मैंने, सर यस सर, यस सर D3 हाँ, D4 by D3। हाँ, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो पैरेलल ब्रांचेस है ना, उनमें डायोड की डायरेक्शन सेम है। अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वैसी इसकी डायरेक्शन है। जो पैरेलल ब्रांचेस है उसमें डायोड सेम डायरेक्शन है। इन दोनों की डायरेक्शन भी देखो सेम है, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन भी ऐसी है। तो पैरेलल ब्रांचेस में डायोड की डायरेक्शन सेम है। दूसरी चीज, जो कॉइल से जुड़े हुए डायोड्स थे ना, D1 एंड D4, देखो इनके ओरिएंटेशन अलग है। जो D4 है वो इधर भेजेगा करंट, वो D1 इधर भेजेगा। तो कॉइल से डायोड्स की डायरेक्शन अलग है। वैसे यहां पर भी कॉइल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इन दोनों डायोड की डायरेक्शन देखो अलग है। इसकी नीचे की तरफ है तो इसकी ऊपर की तरफ है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस से ध्यान से देखो तो ये दोनों डायोड रेजिस्टेंस की तरफ ही करंट भेज रहे हैं। आप देखेंगे तो दोनों रेजिस्टेंस की यस तरफ ही सर, करंट भेजेंगे, और ये दोनों रेजिस्टेंस से करंट लेके जाएंगे। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है, ऐसा ही बनाना है आपको। अगर किसी और तरह से बनाया तो फिर वर्क नहीं करेगा वो। तो आपको इसके अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसा है। अरेंजमेंट को बहुत ध्यान से समझना है आपको। देख लीजिए अच्छे से अरेंजमेंट एक बार। पैरेलल ब्रांचेस में डायोड्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और जो रेजिस्टेंस से जुड़े हुए डायोड्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जो कॉइल से जुड़े हैं डायोड्स, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही कि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो वही एसी का पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल ये रहा है ना। वर्किंग समझते हैं इसकी अपन। तो ये रहा हमारा इनपुट का पोटेंशियल। ये इसको आप चाहो तो ये ए पॉइंट बोल दो, इसको चाहो तो बी पॉइंट बोल दो। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ये रहा। इसके वही दो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल को ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, चलो मैं नेगेटिव को रेड से दिखाने वाला हूँ। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो कौन कौन से डायोड करंट कंडक्ट करेंगे ये सोचते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ए पर हायर पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ए पर हायर पोटेंशियल, तो यहाँ हायर यस पोटेंशियल है।
तो चलो मान लिया कि यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ हायर पोटेंशियल है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस में क्योंकि D1 में P पर हायर पोटेंशियल है, और D4 हो गया रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि इसके N पर हायर पोटेंशियल है तो रिवर्स बायस में हो गया। तो करंट ऐसा आएगा, D1 से करंट जाएगा क्योंकि वो फॉरवर्ड में, ठीक है। तो करंट ऐसा आया, करंट डायोड में से तो उल्टा तो जाता है नहीं, ऐसा तो जाता है नहीं करंट, तो डायोड में से करंट जा ही नहीं सकता, फिर वो रेजिस्टेंस में से जाएगा। वो यहाँ पहुंचा, ये तो था रिवर्स बायस में, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, करंट ऐसे जाएगा इसमें नीचे, और करंट वापस सेकेंडरी कॉइल में। तो हम ध्यान से देखें, अगर इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी ए पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, तो ए से कनेक्टेड ये D1 डायोड का P टर्मिनल है, P पर हायर पोटेंशियल है, तो D1 हो गया फॉरवर्ड बायस में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे D1 फॉरवर्ड बायस में, D2 रिवर्स बायस में, D3 भी फॉरवर्ड बायस में। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे D3 भी फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ D4 रिवर्स बायस में। आप अगर देखेंगे तो D1 फॉरवर्ड में उसने करंट भेजा, वो रेजिस्टेंस से पास हुआ, और फिर वो D3 से होके वापस कॉइल में। करंट की फ्लो ऐसा हो गया U, इस तरह से रेजिस्टेंस से पास होके वापस कॉइल में, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। देखो सर, ये D3 का जो करंट है ये कुछ हिस्सा D2 में नहीं जाएगा? हाँ, D2 में क्यों जाएगा बेटा, ये तो रिवर्स बायस में था ना। इसके P पर, D2 के P पर देखो लो पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे लो पोटेंशियल है ना, जब अपन VAB देख रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर हायर नीचे लोअर पोटेंशियल, तो D2 के P पर लो पोटेंशियल है, तो वो तो रिवर्स बायस में होगा। D2 इज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में डायोड में करंट नहीं जाता। यस सर। चलो, तो समझ में आया Yes, कि sir. करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। और सोच लो, और Yes, कुछ sir. समस्या डाउट है, जैसा आपने डाउट पूछा अभी, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर नहीं आया सर, ये कैसे हो रहा है? नहीं आया, कैसे हो रहा है? ए पॉइंट अरे हायर D3 पोटेंशियल पर है, ये समझ में आया यस सर, आ गया सर, है ना। बी लोअर पर है, आया सर, ये भी आ गया, बी लोअर पर। तो ये हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है। यस सर, तो हायर पे है। D1 के P पर हायर पोटेंशियल है, यस सर। तो D1 करंट कंडक्ट करेगा। यस सर। D1 ने करंट कंडक्ट करा। अच्छा, D2 के P पर लो पोटेंशियल था, सर बी पे लो, सर यस सर, बी पे लो है, बी पे इस पे लो होगा। यस है सर। ना। तो ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा, यस सर, करंट कनेक्ट नहीं करेगा। तो D1 से करंट आया, वो ऐसे जा नहीं सकता, यस सर। तो इधर जाएगा। फिर यस सर। यहाँ से फ्लो के ऊपर आया, यस सर। क्या D4 भेजू करंट को? नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D4 हायर पोटेंशियल था, हायर एंड पे। रिवर्स बायस में, D4 Yes. रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ पर हायर पोटेंशियल था, तो करंट इसमें जाएगा, है ना। इस D3 का एंड साइड जो है, D3 के एंड पर लो पोटेंशियल था, तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। इसके एंड पर लो है, P पर हायर, तो ये फॉरवर्ड बायस में, तो इसने करंट को कंडक्ट करा, वो करंट वापस से कॉइल में आ गया। समझे? यस। तो एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का पूरा अरेंजमेंट दिखा अपन ने। क्लियर? चलो, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में बिल्कुल उल्टी चीजें होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल आगे कि नहीं, अच्छे से बताओ। आ गया सर। अब D2 एंड D4 होने वाले हैं फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड, यस सर। और D1 एंड D3 ये होने वाले रिवर्स रिवर्स बायस में। में। ठीक उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। यहाँ पर करंट B से स्टार्ट होगा, क्योंकि B हायर पोटेंशियल पर है, तो करंट यहाँ से आया, वो करंट जा इसमें नहीं सकता, डायोड में ऐसा उल्टा करंट जाता ही नहीं है, तो इस डायोड में से करंट जाएगा, वो फिर इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि डायोड में उल्टा करंट जाता नहीं है, वो जाएगा रेजिस्टेंस में से करंट, वो रेजिस्टेंस में करंट घूम के यहाँ पहुंचा, यहाँ से इधर जा नहीं सकता, क्योंकि ये रिवर्स बायस में था, हम पहले डिसाइड कर चुके थे, तो वो करंट आ जाएगा यहाँ, वो यहाँ से फिर वापस कॉइल में। तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में उल्टा है। देखो रेड कलर से सब करंट के एरो दिखाए मैंने, रेड कलर से फ्लो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये दिस इज द फ्लो, सॉरी यहाँ से इधर, ठीक है, ये ऐसा फ्लो हो रहा है, यू दिख रहा है आपको। तो ठीक उल्टा अपोजिट चीज हो रही है, बस जो डायोड पहले काम नहीं कर रहे थे वो करेंगे, जो पहले कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, बस उल्टा हो गया सारी चीजें। तो दोनों ही बार रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन सेम है। देखो, तो रेजिस्टेंस में आपको इसी टाइप का पोटेंशियल मिलेगा, ये बिल्कुल वही है अपना, ये फुल वेव रेक्टिफायर ही है। ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट भी फुल वेव वाला होता है।
देख लीजिए अच्छे से, ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट भी फुल वेव वाला होता है। फर्क क्या आ जाता है, यहाँ पर अपन एक ब्रिज जैसा बनाते हैं ट्रांसफर अपने डायोड्स का, बस ये फर्क है इसमें। चलिए, कोई भी समस्या किसी भी जगह पर कुछ भी? नो सर। ओके, तो अपन ने पढ़ा ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर भी हो चुका था, उसी का एक टाइप होता है ब्रिज रेक्टिफायर, मैंने बोला था इसका भाई है ये। तो ये दोनों ही जो रेक्टिफायर होते हैं उनकी इफिशिएंसी अच्छी आती है, क्योंकि दोनों का आउटपुट एक जैसा है ना। तो यहाँ पे भी इफिशिएंसी 81.6% आ जाती है। अब एक टर्म होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर वो क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते। ऑल्दो वो टर्म अब पूछता नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो अब कोई पूछता नहीं है, लेकिन पुरानी किताबों में मिल जाता है, कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाए आप फंस जाओ, तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं एज अ प्रिकॉशन। रिपल फैक्टर इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। रिपल फैक्टर क्या होता है समझा रहा हूं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। देखो, ये जो हमारा पोटेंशियल आया है, ये देखो एक साइनसोइडल जैसा पोटेंशियल है, लेकिन ये साइनसोइडल नहीं है। इसका एवरेज निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा। इसका एवरेज निकाल सकते क्या अपन, बताओ सबसे पहली चीज तो एवरेज निकाल सकते क्या? नो कैसे बोल रहे हो यार, एसी पढ़ा हुआ है अपन ने, तो एसी पढ़े लिखे बच्चे अपन तो हमको तो एवरेज आता है भाई। ये आधा सा, ये इसका टाइम पीरियड इतना हो गया ना, इतने टाइम पीरियड में साइन वाला तो ग्राफ है, साइन का आधा ग्राफ है, तो हाफ साइकिल ऑफ साइन में एवरेज क्या होता है अपन ने निकाला है। यस सर। है ना, एसी में निकाला है आपने एवरेज, तो इसका एवरेज निकाल सकते हो। तो ये ऐसा पोटेंशियल है जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है, इसकी कुछ मेन वैल्यू है, ठीक है। इसकी जो मीन वैल्यू आती है ना, मीन वैल्यू को मैं ऐसे एंगल ब्रैकेट में लिखता हूँ। वी आउट का मीन मतलब वी आउट को मैंने एंगल ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब है वी आउट की मीन वैल्यू, मीन या फिर एवरेज भी बोल सकते हो, मैं मीन लिख रहा हूं, मीन वैल्यू, ठीक है। इसे बोलते हैं डीसी वैल्यू। किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल की या टाइम वेरिंग वोल्टेज की जो मीन वैल्यू होती है उसे बोलते हैं उसकी डीसी वैल्यू। तो इसकी मीन वैल्यू क्या आएगी, उसे बोलते हैं इसकी डीसी वैल्यू। अब इसकी डीसी वैल्यू आप ढूंढ सकते हो, आपको आता है एवरेज वगैरह निकालते हैं। क्या एक काम करो फिर, जो भी वी आउट की वैल्यू आई मीन वाली, उसे वी आउट से सब्ट्रैक्ट कर दो, वी आउट में से उसे घटा दो, वी आउट में से जो भी ये वैल्यू आएगी उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी फंक्शन में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उतना अमाउंट नीचे खसक जाता है, ग्राफ वाइज देखेंगे तो उतना अमाउंट नीचे खसक जाएगा, सही बात है क्या? यस सर। है ना। सो वी आउट में से उसकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, वी आउट माइनस उसकी जो भी मीन वैल्यू है। सो आपको एक ऐसा अपन को सिग्नल मिल सकता है, कुछ इस तरह का सिग्नल, कुछ ऐसा सिग्नल मिल सकता है। उतने अमाउंट से इसे नीचे खसका दिया मैंने। अब इसकी मीन वैल्यू जीरो आएगी, इस एक्सप्रेशन की अब मीन वैल्यू, इस ग्राफ की मीन वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि जो फंक्शन की मीन वैल्यू थी वो उसमें से घटा दी अपन ने, तो अब इसकी मीन वैल्यू क्या आने वाली, जीरो। बोलो। यस सर। अब इसकी मीन वैल्यू जीरो है तो ये एसी जैसा हो गया, ये एसी जैसा हो गया, एसी नहीं है, एसी जैसा हो गया। इसकी मीन वैल्यू जीरो है तो ये अल्टरनेटिंग करंट की भी मीन वैल्यू जीरो होती है, तो दिस इज लाइक एसी। इसकी निकालो अब आरएमएस वैल्यू, इस जो भी हमारे पास ग्राफ आया इसकी आरएमएस वैल्यू ढूंढो, तो इसकी ढूंढो आरएमएस वैल्यू, और जो भी उसकी आरएमएस वैल्यू आएगी वो लिखो न्यूमरेटर में। तो आप लिखिए आरएमएस ऑफ जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, वी आउट माइनस उसकी मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू जो भी आ गई थी उससे डिवाइड कर दो। बस ये जो रेशो होता है इसे कहते हैं रिपल फैक्टर। आरएमएस ऑफ वी आउट माइनस वी आउट माइनस उसकी मीन वैल्यू, इसे बोलते हैं वी आउट का एसी कंपोनेंट। वी आउट का एसी कंपोनेंट, ये जो बनाया ना इसे बोलते हैं एसी कंपोनेंट ऑफ वी आउट, एसी कंपोनेंट। अब कुछ नाम देना था तो दे दिया इसका नाम, इसको बोल दिया एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसी जैसा है तो इसका नाम एसी कंपोनेंट बोल दिया, ठीक है।
तो इसका नाम बस एसी कंपोनेंट है, बाकी इससे और कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये जो एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा, इसकी आप आरएमएस वैल्यू ढूंढ सकते हो। आरएमएस कैसे ढूंढते हैं वो भी आपको सिखाया है इसी चैप्टर में। आरएमएस ढूंढो इसका, उसके बाद जो भी आरएमएस वैल्यू आएगी उसको जो मीन वैल्यू पहले आ गई थी ना उससे डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगा इसे बोलते हैं रिपल फैक्टर। अभी रिपल फैक्टर अगर निकालोगे ना तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आता है गामा फॉर हाफ वेव वो आता है 1.21 और गामा फॉर फुल वेव वो आता है 0.48। ये सब अप्रॉक्स नंबर है, इतना आता है अप्रॉक्स। अब ये मेरा कोई गारंटी नहीं कि मैं सही बता रहा हूँ, हो सकता है उल्टा हो सकता है कि कुछ गलत बता रहा हूँ, आप लोग निकाल के चेक करो। हाँ यस सर, यही आता है। नहीं मुझे याद नहीं है कि क्या आता है, आप चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। मैंने है कैसे निकालना है बताया, मैंने कैसे निकालना है बताया है, तो अब मैंने मैथ्स आप पे छोड़ा, आप मैथ्स करके चेक कर लेना कि सही है कि गलत है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है इसमें गलती हो। और हाँ ये मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूँ, इनका एक्सप्रेशन आएगा कोई π/2 √2/π ऐसा कुछ बनता है, तो वो जो भी Yes, आता है वो sir. निकाल के चेक करना क्या आता है, ठीक है। चलो तो रिपल फैक्टर के बारे में कुछ बताया मैंने और कुछ चीजें आप पे छोड़ी मैंने, तो क्या जो आप पे छोड़ी चीजें वो कर लोगे आप? Yes, sir. बहुत बढ़िया, अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए तो ये अपन ने पढ़ा। हाँ बोलिए। नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। नहीं आएगा तो पूछ लेना, सही बात है, पर उससे पहले आप बताना कि आपने क्या करा था। यस सर, बिल्कुल सर, बताएंगे सर। हाँ, है ना, चलो ओके। तो थैंक यू सर। हाँ ये अपने रेक्टिफायर्स वगैरह पढ़ लिए। अब रेक्टिफायर्स के बाद अभी देखो ये पूरी तरह से डीसी तो बना नहीं रहे, तो पूरी तरह से डीसी बनाने के लिए हमें कुछ चीज और लगाना पड़ती है, तो उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जेनर डायोड। तो नेक्स्ट लिखिए जेनर डायोड, जेनर डायोड। जेनर डायोड जेनर डायोड क्या होता है, एक डायोड ही होता है, पर इसको अपन है ना ब्रेकडाउन मोड में वर्क करवाते हैं। ये किस में वर्क करता है? ब्रेकडाउन मोड में, वर्क्स इन ब्रेकडाउन मोड। ब्रेकडाउन तो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अचानक से करंट ज्यादा आता है डिवाइस में से, तो उसमें वर्क कराते हैं। अब स्पेशली इसको बनाया जाता है ताकि ब्रेकडाउन मोड में अच्छे से वर्क कर पाए। क्या होता है, नॉर्मली डायोड जब ब्रेकडाउन मोड में वर्क करता है तो उसमें हीट बहुत डेवलप होती है, तो हीट की वजह से जल जाता है वो, उसके सोल्डरिंग वगैरह के पॉइंट जनरली खराब हो जाते हैं। उन सबको अवॉइड करने के लिए हम स्पेशली बनाते हैं इसे, तो इसमें ध्यान रखते हैं कि जले नहीं, इसमें से हीट आसानी से बाहर निकल पाए, इस तरह से इसे डिजाइन करा जाता है। तो इसलिए इसका नाम ही अलग कर दिया अपन ने जेनर डायोड, और इसका सिंबल भी अलग कर देते हैं। सिंबल ऑफ जेनर डायोड कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा जेड जैसा बना देना आपको। अच्छा ये जेड उल्टा भी बना सकते हो, ये ऐसा भी बना सकते थे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही जेनर डायोड के सिंबल है, ठीक है। तो जेनर डायोड का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये सर्किट सिंबल है जेनर डायोड का। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है ये, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट रुकिएगा, चलिए। सो जेनर डायोड होता क्या है, जस्ट अ सिंपल डायोड, जस्ट अ डायोड होता है जो रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में वर्क करता है। अब रिवर्स ब्रेकडाउन मोड क्या था उसको एक बार छोटा सा जल्दी से रिकैप दे देता हूं मैं आपको। हम ज्यादा चीजें तो नहीं वापस से रिपीट करेंगे कि रिवर्स ब्रेकडाउन मोड क्या होता है, बस उसका ग्राफ जरूर बता देता हूं मैं आपको। तो हमने पढ़ा था कि डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जब मैं इस पॉइंट पे हायर पोटेंशियल इस पे लो लगाऊं उसको मैंने V कहा, और इस डायरेक्शन का करंट को I कहा, तो जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी वो कुछ इस तरह से आ रही थी फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में नॉमिनल करंट फ्लो करता था, है ना। रिवर्स बायस में बिल्कुल नॉमिनल करंट फ्लो होता था। अब जो रिवर्स बायस का नॉमिनल करंट है ना, वो अपन पोटेंशियल बढ़ाते जाए नेगेटिव डायरेक्शन में तो बढ़ता बढ़ता करंट बढ़ता नहीं था, कांस्टेंट जैसा रहता है, पर एक पॉइंट पे अचानक से करंट बढ़ जाता है और डिवाइस का पोटेंशियल फिर बढ़ नहीं पाता। रिवर्स बायस में
एक पॉइंट आता है जिस पोटेंशियल को बोलते थे जेनर या ब्रेकडाउन पोटेंशियल। उस पे क्या होता है कि करंट डिवाइस में कितना भी फ्लो हो जाता है पर उसका पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया काम की चीजों पे, ये बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया। जेनर डायोड को अपन क्या करेंगे, रिवर्स बायस में यूज करेंगे, है ना। कैसे यूज करेंगे, यूज्ड इन रिवर्स बायस, यूज्ड इन आरबी रिवर्स बायस। क्या एप्लीकेशन होगी इसकी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो कांस्टेंट है और कितना भी करंट है इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल रहा, तो ये इसकी खासियत हो गई। इससे कांस्टेंट पोटेंशियल निकलवा सकते हैं अपन, उससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कांस्टेंट है और करंट कितना भी फ्लो करा लो तो इससे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, अगर मैं आपको मान लो एक बैटरी लगाई मैंने, एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ जेनर डायोड लगाया और देखो मैं उसको रिवर्स बायस में लगा रहा हूँ। देखिए मैं पी पे लो पोटेंशियल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पी पे जोड़ रहा हूँ और हायर पोटेंशियल एन से जोड़ रहा हूँ, तो ये रिवर्स बायस में जोड़ा मैंने। जेनर डायोड का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लिखा रहता है कि कितने वोल्ट पे वर्क करेगा। तो जैसे यहाँ लिखा है मान लीजिए 5 वोल्ट, इसका V ब्रेकडाउन 5 वोल्ट लिखा है सपोज, इस पे V B लिखा है, VB मतलब ब्रेकडाउन पोटेंशियल, वो लिखा है सपोज 5 वोल्ट, वो लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। ये अपन को ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो रहता है ना डायोड का, हमको पता रहता है। जेनर डायोड खरीदोगे ना तो उस पर लिखा हुआ दिखेगा आपको कि कितना उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, तो ये इस पर लिखा हुआ है। हमने इस तरह से सर्किट बनाया, मान लो ये बैटरी लगाई थी मैंने 10 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया था, ये वाले लगाया सपोज मैंने 3 किलो ओम्स का, है ना। 3 किलो ओम ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा करो उसको, मान लो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया और ये लगाया मैंने 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस। इस तरह से सर्किट बनाया मैंने। अब देखो क्या होगा कि इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए वो 5 वोल्ट ही होना चाहिए, चाहे इससे करंट कितना भी फ्लो करा लो। तो ये क्या करेगा कि यहाँ तो 5 वोल्ट का ही ड्रॉप बनाएगा। बैटरी 10 वोल्ट की है तो क्या ये डायोड यहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप बना सकता है? हाँ बना सकता है। जब बैटरी का पोटेंशियल का 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो और 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो तो आसानी से यहाँ 5 वोल्ट का ड्रॉप आ सकता है, राइट? यस सर। है ना। अगर बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट से 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो और 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो तो ये ब्रेकडाउन मोड में काम कर सकता है, तो कर सकता है, इसलिए चलो वैसे करा लेते हैं इसे काम। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट हो गया। अगर यहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसका करंट डिसाइड हो गया कितना होना चाहिए, 5/10। Yes, कितना sir. करंट आएगा? 0.5 मिली एम्पियर। 0.5 मिली एम्पियर। अरे 5/10 0.5 होगा, 200 हाँ यस सर, यस सर, यस, है ना। चलो यहाँ का करंट फिक्स हो गया कितना है। अच्छा यहाँ का 5 वोल्ट ड्रॉप था तो यहाँ का भी तो 5 वोल्ट फिक्स हो गया था, यस सर। है ना। 10 Yes. माइनस 5 बचा हुआ यहाँ 5 हो गया, 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ 2.5 मिली एम्पियर का करंट आ गया। वही सर, यहाँ जाना चाहिए सिर्फ 0.5, यहाँ आ रहा है 2.5, तो बचा हुआ 2 मिली एम्पियर किस में से जाएगा? जेनर में से। वो बोलेगा मुझे कोई समस्या नहीं, मेरे में से कितना भी करंट भेज दो आप, उसको कोई दिक्कत नहीं होती Yes, करंट sir. से। तो बोलेगा भेज दो मेरे में से 2 मिली एम्पियर करंट, उससे कोई समस्या नहीं, पर बोलेगा मेरे अक्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट ही होना चाहिए। तो ये बोलेगा करंट भेजो मुझे कोई समस्या नहीं, पर पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट ही रखो। तो 5 वोल्ट रखेंगे तो यहाँ 0.5 मिली एम्पियर करंट इसमें जाएगा और यहाँ 2 मिली एम्पियर। अब ये 10 किलो ओम का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लो बैटरी थोड़ी सी कम वोल्ट की हो जाती, मान लो 9 वोल्ट की हो जाती, चलते चलते ना बैटरी का पोटेंशियल सपोज ड्रॉप हो गया, 9 वोल्ट हो गया। ये अगर 9 वोल्ट हो गया तो यहाँ 4 वोल्ट और यहाँ 5 वोल्ट रहेगा। जेनर डायोड इसका पोटेंशियल बदलने नहीं देगा, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा, करंट यहाँ से फिर 2 मिली एम्पियर आएगा, इसमें 0.5 ही जाएगा और यहाँ से 1.5 चले जाएगा। समझ रही बात? यस सर। अगर बैटरी का पोटेंशियल थोड़ा कम भी हो गया, मान लो 9 वोल्ट भी हो गया, स्टिल यहाँ 5 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाता है। तो यहाँ 2 मिली एम्पियर करंट, उसमें से 0.5 यहाँ, 1.5 यहाँ। मान लो ये 8 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट हो गया, तब क्या होगा, यहाँ तब भी 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, 0.5 ही यहाँ करंट आएगा, यहाँ बचेगा 3 वोल्ट का, 3/2 1.5 का करंट जाएगा, 1.5 में से 0.5 यहाँ, 1 मिली एम्पियर यहाँ। डायोड को कोई समस्या नहीं, करंट उससे कम भी कर दो तो भी चलेगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज यहाँ कम करेंगे इससे करंट कम होते जाएगा, पर इससे तो अभी भी 0.5 ही जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस से करंट कांस्टेंट जैसा हो गया और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट हो गया।
तो बस यही खासियत है जेनर डायोड की कि उसको अपन यूज करके एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट में अगर मुझे कांस्टेंट करंट चाहिए, मुझे इसका पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट चाहिए, तो मैं क्रिएट करा सकता हूं। आ रहा है समझ में? सर अगर ये 5 से कम वोल्ट की हो तो बैटरी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। पहले उससे पहले की चीज समझ में आ गई? यस सर। है ना? चलो अब क्वेश्चन आया कि 5 वोल्ट से कम होगा तो क्या होगा। ये जेनर डायोड काम ही नहीं कर पाएगा। इस बेचारे को काम करने के लिए कम से कम 5 वोल्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और 5 वोल्ट अगर तुमने इसको दिया, इनफैक्ट यहाँ 5 वोल्ट दिया अगर, तो इसको 0.5 मिली एम्पीयर करंट देना पड़ेगा। तो यहाँ कम से कम 0.5 तो आना ही चाहिए, यहाँ 0.5 आना चाहिए कम से कम, तो इसको 1 वोल्ट तो ड्रॉप चाहिए ही चाहिए। यहाँ 1 वोल्ट और यहाँ 5, तो बैटरी 6 वोल्ट से ऊपर ही होनी चाहिए। ये बैटरी 6 वोल्ट से जैसी कम होगी ना, वैसी सर्किट काम करना, मतलब जो अपन चाह रहे हैं वो काम नहीं करेगा। फिर ये बैटरी अगर 6 वोल्ट से कम हुई तो ये डायोड अब रिवर्स बायस में नहीं आ पाएगा, तब केवल ये सर्किट वर्क करेगा, और डायोड रिवर्स बायस में आ नहीं पाएगा तो उसमें जीरो जैसा करंट होता है। दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो करंट रहता है, डायोड रिवर्स बायस में नहीं आ पाएगा। मान लो बैटरी तुमने लगा दी 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की सेल लगा दिया, सिर्फ 5 वोल्ट का, तो 2 और ये 10 12 5 10, जो भी 5 वोल्ट लगाया था ना, तो 5/12 इतना करंट यहाँ घूमते रहेगा। इसमें करंट ही नहीं आ पाएगा, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट बन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सर सर ये जो 5 वोल्ट है सर, उसमें ये इतना रहना ही चाहिए। 5 वोल्ट जेनर डायोड को अगर काम करवाना है, उसमें से करंट तुम्हें अलाउ करना है, तो उसका कोई भी केस हो, 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तो देना ही पड़ेगा, और उतना ही सर कोई भी केस हो, समझे? सर कोई भी केस हो, कोई भी केस हो मतलब जेनर डायोड रिवर्स बायस में लगाते हैं अपन, ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, और रिवर्स बायस में से अगर इसमें से करंट भेजना है, अगर इसमें से करंट तुम्हें अलाउ करना है, इसे वायर जैसा मानना है, तो उसको पोटेंशियल ड्रॉप जिसमें 5 वोल्ट होना ही चाहिए। ठीक है? फिर लोग पूछ रहा है 5.1 वोल्ट की बैटरी हो तब भी ये काम नहीं करेगा। अभी मैंने बताया ना कि 6 वोल्ट से बड़ी बैटरी हो तो ये काम करेगा। ये अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट होगा, मतलब यहाँ 0.5 मिली एम्पीयर आएगा, मतलब यहाँ कम से कम 0.5 मिली एम्पीयर करंट आना चाहिए, कम से कम 0.5 मिली एम्पीयर करंट आना चाहिए यहाँ से। यहाँ कम से कम 0.5 आएगा तो इसमें कम से कम 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ 1 वोल्ट और यहाँ 5, कम से कम 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो इसे 6 से बड़ा होना चाहिए, तब जेनर डायोड काम कर पाएगा, नहीं तो जेनर डायोड काम ही नहीं करेगा। समझे? यस। प्रवन पूछ रहा है जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा कि नहीं? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल डायोड ही होता है, पर हम क्यों यूज करें जेनर डायोड को? अगर हम रिवर्स बायस में नहीं लगाना चाह रहे उसे, तो तुम जेनर डायोड लगाओगे क्यों? यहाँ पर महंगा आता है थोड़ा सा ये, तो क्यों खर्चा करें? समझे? सर वो प्रियांशु बाहर हो गया है, मीटिंग लॉक हो गई। ये भारी यार आपका यार बार बार। ओके, सो ये जेनर डायोड के बारे में अपन ने पढ़ा कि जेनर डायोड क्या करता है। तो असल में इसने करा क्या, देखो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट बनवा दिया ना। यस सर। तो इसने पोटेंशियल को रेगुलेट कर लिया ना, बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक जाएगा, जब तक यहाँ तो 5 वोल्ट ही रहेगा। यस सर। 10 वोल्ट से बड़ा हो गया तब भी 5 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पे। तो वोल्टेज कांस्टेंट जैसा रखने का काम कर रहा है जेनर डायोड। तो सर वोल्टेज रेगुलेटर है ये, क्या काम कर रहा है? वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज। हाँ सर इसमें मतलब सर इसमें करंट सर वो कांस्टेंट है सर, इसमें कोई भी यहाँ पे सर जैसे 20 वोल्ट लिख देंगे तो सर यहाँ पे शांति शांति शांति। पहले तो जब भी अपन बात करें ना, डाउट पूछे, इसमें उसमें से क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो प्लीज एग्जैक्ट बोलो किसके बात कर रहे हो। इसमें मतलब 10 किलो ओम बोल रहे हो कि जेनर डायोड बोल रहे हो? सर ये जनरल डायोड में 5 वोल्ट जेनर है। डायोड में करंट कांस्टेंट नहीं है। मैंने कब बोला करंट कांस्टेंट है? यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है। तो सर तो सर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है, तो सर उसमें करंट भी सर कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? जेनर डायोड में पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट रहता है, करंट कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ बता रहा है। करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट होता है। समझे? समझ में आया? इसमें जो सर ये 10 किलोवाट ओम है सर, वो चेंज होगा। 10 किलो ओम में जो करंट है वो भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है 5 वोल्ट का, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट का है, यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स है।
अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स है तो यहाँ करंट फिक्स हो गया भाई। रेजिस्टेंस का जो करंट होता है वो V बाय R होता है, V कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो करंट कांस्टेंट हो गया ना। तो सर ये सारे क्वेश्चन में 5 वोल्ट ही देंगे? नहीं, ये 5 वोल्ट देंगे ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं। अलग अलग वोल्टेज के जेनर डायोड होते हैं हमारे पास, कुछ 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन करते हैं, कुछ 7 पे, कुछ 10 पे, कुछ 20 पे, कुछ 30 पे। नॉर्मल डायोड का ब्रेकडाउन पोटेंशियल 30 वोल्ट तक आता है। ये मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया था कि ब्रेकडाउन पोटेंशियल वेरी करता है, अलग अलग डायोड के अलग अलग आता है। हमने कैसे बनाया है डायोड को उस पर डिपेंड करेगा। तो वो अगर हम जेनर डायोड खरीदेंगे ना तो हमको लिखा हुआ दिखेगा, उस पर दिखा हुआ रहता है, या अपन प्रैक्टिकली ढूंढ सकते हैं किस वोल्टेज पे काम कर रहा है, वो ढूंढ सकते हैं अपन प्रैक्टिकल करके। ठीक है? यस तो सर। सर इसमें सर मतलब सर इसमें ऐसा मान सकते हैं ना कि ये जो जनरल डायोड है उसमें ज्यादा करंट वो फ्लो होगा हर एक केस में? हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, चलो। अब ये मैंने जेनर डायोड क्यों पढ़ाया, ये क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम कर रहा है। इसका काम क्या है फिर? तो ये हमारा देखो हाफ वेव रेक्टिफायर आधा अधूरा यहाँ बचा हुआ है, आधा अधूरा बचा है, इधर कुछ था वो जरूरत नहीं मुझे। उसके अंदर जो लोड रेजिस्टेंस है ना, उसके साथ अब क्या करते हैं हम, लोड रेजिस्टेंस के बाद यहां लगाते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद जेनर डायोड वाला सर्किट लगाते हैं। तो जेनर डायोड का जो सर्किट मैंने अभी बनाया था ना वो लगा देते हैं यहाँ। ये तो जेनर डायोड का पोटेंशियल हमको कांस्टेंट मिल जाता है। ये अब हमारा वी आउट है जो कांस्टेंट मिल जाएगा। जेनर डायोड का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अभी हमने ये पढ़ा यहाँ पे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट मिल जाता है। तो जो सर्किट मैंने बना दिया वहां पर अगर ध्यान से देखिए, ये लास्ट में मैंने जेनर डायोड लगाया है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट मिल जाएगा, तो डीसी मिल जाएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल मिल जाएगा, है ना। और ये तो अभी यहाँ तक तो अपना फुल वेव रेक्टिफायर ही था, उसके साथ में कैपेसिटर लगाया है। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस मिलकर क्या बन जाते हैं, कैपेसिटर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसीज को इजीली अपने में से अलाउ नहीं करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है, लो फ्रीक्वेंसीज को अपने में से अलाउ नहीं करता है। तो कैपेसिटर की वजह से हाई फ्रीक्वेंसीज को सीधा पाथ मिल जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसीज यहां से क्रॉस कर जाएगी कैपेसिटर से। कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए बहुत लो रेजिस्टेंस देता है और लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई रेजिस्टेंस देता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल या करंट में जो लो फ्रीक्वेंसीज वाले कंपोनेंट थे वो इधर से पास करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी यहां से पास हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटर, एक तरह से जो हमारा ये पोटेंशियल आया था ना, ये इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हट जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हट गए, लो पास फिल्टर बना दिया हमने, कैपेसिटर लगा के लो पास फिल्टर बनाया। तो कैपेसिटर लगाने के बाद जो वी आउट आता है ना, उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आता है, इस तरह से थोड़ा सा ऑसिलेटिंग ग्राफ बन जाता है। और थोड़ा ऑसिलेटिंग पोटेंशियल अगर हो तो ये वाला जो सर्किट है इसमें देखा था अपन ने, जब ये बैटरी का पोटेंशियल ऑसिलेट कर रहा हो स्टिल यहाँ पर 5 वोल्ट मिल सकता है। अगर इसका ऑसिलेशन मान लो 6 वोल्ट से ऊपर है तब भी यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा, समझे? यस सर। है ना। तो वहां अपन डिजाइन कर लेंगे, देख लेंगे कि पोटेंशियल किस रेंज के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, उससे कम वाला जेनर डायोड लगा दो तो वहां पे अपन को कांस्टेंट पोटेंशियल मिल जाएगा, तो डीसी मिल जाएगा फिर अपन को। तो पूरा एसी से डीसी का सर्किट ऐसा हो जाएगा। यहाँ शुरू में ट्रांसफार्मर था जो हट गया है, बाकी अपने एक कैपेसिटर लगाया है जिससे लो पास फिल्टर हो गया, उससे हमको आउटपुट ऐसा मिल गया। उसके बाद जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया, तो ये पूरा तरह से एसी से डीसी कन्वर्जन हो गया। ये भी बनाना है? हाँ ये भी लिखना है? हाँ, आपकी इच्छा है यार, मतलब आपको बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ, है ना। ये सर, बोर्ड ये में नहीं आएगा इसलिए कुछ तो कोई टेंशन नहीं है। सर ये बोर्ड में? कैपेसिटर और जेनर के बीच में भी रेजिस्टेंस है क्या? कैपेसिटर और जेनर के बीच में रेजिस्टेंस है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है ना, ये सर वो दिख नहीं ये रहा एक है। रेजिस्टेंस है और ये एक डायोड है। यस सर। बोर्ड में नहीं आएगा? शाइन कर रहा है बोर्ड, ये बाद में जो मैंने लगा दिया वो नहीं आता बोर्ड पे, ठीक है। अभी तक सब आएगा, बस इतनी सी चीज, ये सर्किट जोड़ना बोर्ड में नहीं पूछते, ठीक है। और जेई के इररिलेवेंट सिलेबस पार्ट है, इररिलेवेंट पार्ट है, इररिलेवेंट पार्ट है बोर्ड में। इररिलेवेंट है कि नहीं ये तो मैं नहीं बोलूंगा, इररिलेवेंट होता तो मैं पढ़ाता क्यों। चलो, तो ये कंप्लीट अपन ने एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट होता है ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैंने बता दिया आपको। ओके बच्चों, चलिए अब मुझे यहां तक आज तक अपन ने अभी तक क्या कर लिया है, मैंने आपको रेक्टिफायर्स वगैरह पूरे करा दिए, तो डायोड के एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, और एक जेनर डायोड और पढ़ लिया अपन ने आज।
इसके बाद मुझे और कुछ डायोड भी बताने हैं, एलईडी, सोलर सेल्स, फोटो डायोड, ये 3 चीज मुझे बताना बाकी है, तो उसका डायोड अपना पूरा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, तो ये चीज फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए सर। वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिख नहीं रहा सर वहाँ पे। रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, मेरे पास सर्किट पूरा उठा के तो उधर नहीं कर पाऊंगा मैं। ऐसे देख लो, कुछ नहीं, बस एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे। ये जो सर्किट था ना, जेनर डायोड, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और इनके ऊपर एक रेजिस्टेंस, बस ये इतना सर्किट उठा के लगा दिया हमने। यस सर, थैंक यू है ना? हाँ चलो, तो ठीक है, आज अपन यही रुकते हैं। जेनर डायोड और उसका एप्लीकेशन देख लिया अपन ने। नेक्स्ट क्लास में मैं 3 तरह के और डायोड बताऊंगा, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। एलईडी एंड सोलर सेल, सॉरी, फोटो डायोड और सोलर सेल एक जैसी चीज होती है। इन 3 चीज को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप पढ़कर आइएगा, एनसीईआरटी से आगे आगे पढ़कर आइएगा चीजें। आई होप कि ये भी पढ़कर आए थे आप आज, है ना? तो आगे कल क्या पढ़ने वाले बता दिया मैंने। ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे तो वो भी आप देख के आ सकते हो। और शायद सीबीएसई में अब ट्रांजिस्टर्स वगैरह हटा दिया था, तो अगर नई बुक देखोगे तो हो सकता है उसमें ट्रांजिस्टर ना मिले आपको, तो पुरानी आप एनसीईआरटी देख लेना। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी तक नीट या सॉरी अपने मेंस ने ऐसा कंफर्म नहीं करा कि वो ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, उसके सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ नहीं आया, इसलिए मैं आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो बीबी ट्राई कर सकते हो, अब बीबी बिगिनर बॉक्स के ट्राई कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर।